हाय दोस्तों, आज हम कवर करने वाले आरटीपी। अपनी आरटीपी रिलीज हो चुकी है जनवरी वाले अटेम्प्ट के लिए। ठीक है सर। देखो, ये अपनी आरटीपी है। बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें। 18 क्वेश्चन है, बड़े बड़े। एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत बार ऐसा हुआ है एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं, सेम कॉपी पेस्ट। इवन फिगर्स भी चेंज नहीं होती है। सर दिखा दो एक बार। ये देखो, 18 क्वेश्चन है टोटल इसमें। एक बार आपको सीक्वेंस बता देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चंस को डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। आइए, सबसे पहले हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स, जिसमें आपके 10 ट्रू एंड फॉल्स है। सर ये ट्रू एंड फॉल्स तो यार इंपॉर्टेंट होते भी नहीं होते, कौन पढ़ता है इसे? मैं तो आज तक कभी पढ़े ही नहीं है। दोस्त, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सर ऐसा क्यों होता है? आ जाओ देखो। सितंबर 2025 का ये पेपर है, सीए फाउंडेशन का, अकाउंट्स का। ये देखो, पहला क्वेश्चन ही ट्रू एंड फॉल्स होता है। देख रहे हो आप? 6 क्वेश्चन है 2 मार्क्स के, ट्रू एंड फॉल्स के। ये देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 क्वेश्चन 2 मार्क्स के। कुछ भी नहीं, ट्रू एंड फॉल्स लिखना बहुत ज़्यादा ईजी होता है। अब देखो सर, आप बोलोगे कि यार इस वाले अटेम्प्ट में आगे, बाकी अटेम्प्ट में नहीं आते। मई 2025 का पेपर, ये लो। इसमें भी ट्रू एंड फॉल्स है। ये पैटर्न ऐसे आएगा, पहला क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स का ही होता है। ये देखो, 6 क्वेश्चन है टोटल, 2 मार्क्स का एक। अब देखो, 12 मार्क्स आपको 5-10 मिनट में मिल रहे हैं यार, और क्या लोगे? सर 2 में है, तीसरे में भी होता है क्या? ये लो, जैन 2025 का पेपर, ये भी लो आप। ये देखो, ट्रू एंड फॉल्स। तो ट्रू एंड फॉल्स तो कभी भी हल्के में मत लेना। ट्रू एंड फॉल्स की बहुत ज़्यादा वेटेज होती है। 12 मार्क्स मेरे दोस्त, और करने में कितने मिनट लगते हैं? 5 से 10 मिनट बस। ठीक है। तो ट्रू एंड फॉल्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो हम कवर करने वाले हैं उसे हल्के में मत लेना। ट्रू एंड फॉल्स अपना हो गया फर्स्ट वाला क्वेश्चन। उसके बाद देखो, उसके बाद अपना आता है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। थ्योरी वाले क्वेश्चन है उसे हम करेंगे। 2 थ्योरी वाले क्वेश्चन है। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 3 में जनरल एंट्रीज वाला क्वेश्चन है। उसके बाद कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाला क्वेश्चन है। ठीक है सर। उसके बाद सब्सिडरी बुक्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कम से कम 10 मार्क्स का, 12 मार्क्स का ये आता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाला क्वेश्चन। ठीक है सर। बीआरएस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, क्वेश्चन नंबर 6 इन्वेंट्रीज, फिर डेप्रिसिएशन, फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, फाइनल अकाउंट्स, एनपीओ, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 आपका पार्टनरशिप अकाउंट्स का है। देखो, 2 क्वेश्चन है पार्टनरशिप के ऊपर। एक है आपका गुडविल कैलकुलेशन के ऊपर, दूसरा आपका डिसोल्यूशन के ऊपर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 से लेके 17 तक आपके जो क्वेश्चन है वो कंपनीज अकाउंट पे बेस्ड है। 4 क्वेश्चन आपके। ठीक है। तो मान के चलो 18 में से 6 क्वेश्चन आपके इस पे पार्टनरशिप एंड कंपनीज अकाउंट। ये आपका हो गया 33.3%। इतना आप मान लो मोटा मोटा, ये खाली पार्टनरशिप और कंपनीज अकाउंट के क्वेश्चन है। ठीक है सर। लास्ट वाला क्वेश्चन कौन सा है? थ्योरी क्वेश्चन। इसमें जितने भी आपके चैप्टर है पूरे, चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 11 तक, सारे मिक्स क्वेश्चंस दे रखे थ्योरी के। ठीक है सर। आ जाओ। देखो, धीरे धीरे बढ़ेंगे। अगर मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चंस आज ही करवा दूंगा, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 18 तक, आप भी पागल हो जाओगे। आप बोलोगे सर क्या ही हो रहा है यार, सब कुछ मिक्स हो गया। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक, क्योंकि समझ में आना चाहिए, लॉजिक समझ में आना चाहिए। और जो आप पढ़ रहे हो उसे रिटेन भी करना है हमें। ठीक है। तो सारे क्वेश्चन एक साथ करके फायदा नहीं, और कभी करने भी नहीं चाहिए आरटीपी के। आरटीपी का मतलब होता है रिवीजन टेस्ट पेपर। आपने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हुए, जितने भी चैप्टर्स पढ़े हुए, आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट ब्रशअप हो गए, रिवाइज हो गए। और ऐसा भी हो सकता है ये वाले क्वेश्चन एग्जाम में उठ के आ जाए डायरेक्टली, तो इसका जो इंपॉर्टेंस होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, नोट्स वगैरह आपको लिखना नहीं है, आपको बस सुनना है। ये नोट्स सारे के सारे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। तो आपको कुछ लिखने वाला काम करना ही नहीं है, आपको बस सुनना है आराम से। ठीक है सर। डोंट राइट एनीथिंग। आपको अपनी मर्जी से लिखना है, आप लिख सकते हो, बट ये सारे के सारे जो नोट्स है और जो आरटीपीबी है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। कुछ भी आपको डाउनलोड नहीं करना, कुछ नहीं करना, आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में। ठीक है सर। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आइए दोस्त, स्टेट विद रीजंस वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है सर। पहले वाले पे आते, द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म व्हेन अप्लाइड टू द बैलेंस शीट रिजल्ट्स इन अंडर स्टेटमेंट ऑफ एसेट। इसका मतलब होता है एसेट की वैल्यू कम हो जाना। ठीक है। समझते हैं कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, जो भी फ्यूचर के प्रॉफिट होने वाले हैं, आपको लगता है कि कल को फ्यूचर में प्रॉफिट होगा,
उसे आप बुक नहीं करोगे, ठीक है, डोंट शो। लेकिन अगर आपको लगता है फ्यूचर में लॉस होने वाले हैं, इसको आप दिखाओगे, ठीक है। सर ऐसा क्यों होता है दोस्तों? इसे हम बोलते हैं नेगेटिव अप्रोच। देखो प्रॉफिट होगा फ्यूचर में, अच्छी बात है, वेरी गुड, लेकिन लॉस नहीं होना चाहिए। आपको लग रहा है कि लॉस होने वाला है, उसे आप दिखाओगे। अब जब भी लॉस होगा, क्या हमारी एसेट्स जो है वो कम होगी हर बार? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हर बार हमारी एसेट्स कम नहीं होगी, मे और मे नॉट। हो सकता है आपकी इनकम कम हो जाए, ठीक है, बट हर बारी एसेट्स कम नहीं होगी, ठीक है, मे और मे नॉट। एसेट्स भी कम हो सकती है और आपकी इनकम भी कम हो सकती है, बट यहाँ पे लिखा हुआ है एसेट्स, कि खाली एसेट ही कम होगी, तो ये आपका फॉल्स है, ठीक है। पहला वाला आपका हो गया फॉल्स। ओके सर, फॉल्स वाले को आप रेड से हाईलाइट कर लो, ठीक है सर। समझ में आ गया होगा आपको, मतलब जब भी हम कंजर्वेटिव के अप्रोच को फॉलो करते हैं, हमारी एसेट या फिर इनकम कम हो सकती है, लेकिन खाली ये बोल देना कि एसेट कम हो जाएगी, ये गलत है। नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं। एम एस राज, रनसा कैफे, इन लोगों ने रेनोवेट करा एक स्पेस को, ठीक है। उस रेनोवेशन की वजह से जो कैबिन्स थे, ठीक है, एक प्रॉपर्टी होगी उस पर कैबिन्स थे, कैफे था एक, 25 कैबिन थे, अब वो 28 हो गए, ठीक है सर। द टोटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड वॉज ₹50,000 एंड वॉज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब हुआ क्या, एक कैफे है, उसमें पहले 25 कैबिन थे, अब वो हो गए 28 कैबिन। इससे क्या होगा, इसकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई। पहले मान के चलो 25 कैबिन थे, 25 से 50 लोग बैठ पाते, लेकिन अब 28 कैबिन हो गए, अब ज़्यादा लोग बैठ पाएंगे कैफे में, इसकी रेवेन्यू कैपेसिटी बढ़ गई। जब भी हमारी रेवेन्यू कैपेसिटी बढ़ती है, या फिर लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होता है, या फिर हम किसी भी एसेट को उसकी यूजेबल कंडीशन में लाते हैं, उससे हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, नॉट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हमारी यहाँ पे अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई है। पहले 25 कैबिन थे, अब 28 कैबिन है, ज़्यादा लोग आ पाएंगे कैफे के अंदर, अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज, ठीक है। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया, ठीक है। पहले वाला भी फॉल्स, सेकंड वाला भी फॉल्स, ठीक है सर। सी वाले पे आ जाओ। BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इज प्रिपेयर टू अराइव एट द बैंक बैलेंस। ऐसा नहीं होता है। जो भी हमारा BRS बनते हैं, उसका गोल जो होता है वो होता है रिकंसाइल करना, रिकंसाइल बैंक बैलेंस, किसका, कैश बुक और पासबुक का। इसका गोल कभी भी बैंक बैलेंस पे डिराइव करना नहीं होता, रिकंसाइल होता है, ठीक है। ये फॉल्स है आपका। थर्ड वाला भी आपका फॉल्स हो गया, ठीक है, पहले तीन आपके फॉल्स हो गए। फोर्थ पे आ जाओ। द प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज डेबिटेड टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट। नहीं, फॉल्स है ये भी। सर फॉल्स क्यों है? देखो, जितने भी हमारे प्रोविजन होते हैं वो बैलेंस शीट में ना यहाँ पे आते हैं, लाइबिलिटीज में। प्रोविजन दो तरीके होते हैं, या तो यहाँ पे लिख दो प्रोविजन को, दूसरा ये होता है जो भी मान के चलो अगर यहाँ पे डेटर्स है, उससे आप माइनस कर दोगे। 1,000 के डेटर्स है, अगर 100 रुपये का प्रोविजन है, यहाँ से माइनस कर दोगे आप, ठीक है। अगर आपको माइनस नहीं करना है, आप यहाँ पे लिखोगे। तो कभी भी डेबिट नहीं होते, ये क्रेडिट बैलेंस होते हैं, ठीक है। ये आपका होता है क्रेडिट बैलेंस प्रोविजन का। ये भी आपका फॉल्स है, ठीक है सर। पहले चार आपके फॉल्स है। नेक्स्ट पे आ जाओ। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस एंड डज नॉट रिजल्ट इन एनी कैश आउटफ्लो। बिल्कुल सही बात है। डेप्रिसिएशन जो होता है, कभी भी इसमें कैश का आउटफ्लो नहीं होता। ये हम मान के चल रहे हैं, हमारी एजम्पशन है कि हमारी वैल्यू कम हो रही है एसेट की, उसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन, लेकिन एक्चुअल में कोई पैसा बाहर नहीं जा रहा है। ट्रू है ये। इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं ग्रीन से, जो सही वाला है ग्रीन से हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। आ जाओ। डिस्काउंट,
एट टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ बिल, रिटायरमेंट का मतलब होता है पे करना बिल को, इज अ गेन फॉर ड्रॉई। सर इसका मतलब क्या हुआ, आ जाओ देखो। एक बंदा है सेलर, उसने कुछ सामान बेचा, जिसने सामान खरीदा वो हो गया बायर, ठीक है सर। अब इसने सामान खरीदा, कुछ पैसा पे करना पड़ेगा, जो सेलर है वो बिल देगा बायर को, ये तेरा बिल है 1,000 रुपये का, मेरे को पे कर, ठीक है। इसके हाथ में आ जाएगा बिल, ठीक है। बायर को हम बोलते हैं एक्सेप्टर, इसने बिल को एक्सेप्ट करा, और दूसरा नाम होता है ड्रॉई, ठीक है। और जो बिल देता है, जो बिल को ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ बिल, इसे हम बोलते हैं ड्रॉअर। सेलर अपना हो गया ड्रॉअर, और बायर अपना हो गया ड्रॉई या फिर एक्सेप्टर, ठीक है। अब क्वेश्चन इसकी बात कर रहे हैं कि ये भाई साहब पेमेंट कर रहे हैं, इसको डिस्काउंट मिला है, वो गेन है या फिर क्या है बताओ। ये देखो, डिस्काउंट दिया है पेमेंट के टाइम पे, ये बंदा जो ड्रॉई है, बायर है, वो पेमेंट कर रहे हैं, उसे डिस्काउंट मिला है, क्या ये गेन होगा। बस आ जाओ, वेरी इजी। इसने बिल को एक्सेप्ट करा, इसके पास आ गया बिल्स पेबल। अब ये पे कर रहा है ये बंदा, इसके एंट्री होती है बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश, और जो भी डिस्काउंट इसे मिला है, इसकी इनकम हो गई डिस्काउंट, यहाँ पे आएगा। मान के चलो 1,000 का बिल था, 100 रुपये का डिस्काउंट मिल गया, जो आपको ये डिस्काउंट दिख रहा है इसकी इनकम है, इसे मिला है डिस्काउंट, है ना, इसे पेमेंट करनी थी, डिस्काउंट दे दिया, इट्स अ गेन। तो बिल्कुल सही लिखा हुआ, अगर इस बंदे को डिस्काउंट मिलता है ड्रॉई को, इट्स अ गेन फॉर ड्रॉई, ठीक है, ट्रू है ये, गेन ड्रॉई का होगा, ठीक है। लिख दो जी, ई और एफ अपना ट्रू है। जी वाले पे आ जाते, द प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। कभी आपने सुना ही नहीं होगा डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स का कोई प्रोविजन होता है, इज ऑफन नॉट प्रोवाइडेड, यही लिखा हुआ कि इसको हम नहीं दिखाते अपनी बुक्स में, बिकॉज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। देखो, अगर हम बोल रहे हैं कि हमें क्रेडिटर्स पे डिस्काउंट मिलेगा, इसका मतलब हमारी जो लाइबिलिटी है वो कम हो जाएगी, हमारा फ़ायदा हो जाएगा। लाइबिलिटी अगर हमारी कम होगी, हमारा फ़ायदा होगा, प्रॉफिट होगा फ्यूचर का। और मैंने आपको बोला, जो कंजर्वेटिव वाला कॉन्सेप्ट होता है, वो कभी भी फ्यूचर प्रॉफिट को नहीं दिखाते हैं, वो बोलता है हमेशा फ्यूचर लॉसेस को आप दिखाओ, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, द प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स को हम नहीं दिखाते हैं, बिकॉज वी फॉलो कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म। बिल्कुल ट्रू बात है, बिकॉज कल को हमें प्रॉफिट होगा वो हम नहीं दिखा सकते, कंजर्वेटिज्म में खाली हम दिखाते हैं लॉस फ्यूचर का। तो ये हो गया अपना ट्रू, ये भी ट्रू है, ये तीन हमारे ट्रू हो गए। आगे बढ़ते हैं, आइए नेक्स्ट वाला, इसको नीचे कर लेते हैं, ठीक है। द फर्म विल रिसीव सरेंडर वैल्यू ऑफ द जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर। इसका मतलब क्या हुआ, ये बोल रहे हैं जब भी हमारा पार्टनर मर जाएगा, ये क्वेश्चन है पार्टनरशिप का, अगर हमारा पार्टनर मर जाता है, जो हमारी पॉलिसी होती है जॉइंट लाइफ पॉलिसी, उसका हमें सरेंडर वैल्यू मिलेगी। नहीं दोस्त, सरेंडर वैल्यू आपको मिलती है अगर आप बीच में छोड़ दो, पॉलिसी को ब्रेक कर लो, या आपका होता है रिटायरमेंट में या फिर डिसोल्यूशन में। जब बंदा मरता है पूरा का पूरा अमाउंट मिलता है। सरेंडर वैल्यू आपकी 100% अमाउंट नहीं होता है, सरेंडर वैल्यू आपका होता है बीच का अमाउंट। आपने पॉलिसी को ब्रेक करा, मान के चलो 50%, 60%, कुछ भी रेशियो हो सकता है, लेकिन कभी भी 100% अमाउंट आपको नहीं मिलेगा पॉलिसी का। जब हमारा कोई पार्टनर मरता है, हमें सारा का सारा पैसा मिलता है, ठीक है। फॉल्स है ये भी, ठीक है। ओके सर, नेक्स्ट पे आ जाओ। आई वाला, वेयर है एनपीयू, ठीक है, सेपरेट्स ट्रेडिंग एक्टिविटी, द प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट शैल बी ट्रांसफर्ड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आ जाओ एक बार इसमें, देखो एनपीओ में क्या होता है, एनपीओ में आपका बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस क्यों नहीं बनता, बिकॉज यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड करना नहीं होता है, यहाँ पे हम फाइंड करते हैं सरप्लस।
या फिर डेफिसिट एनपीओ में, क्योंकि ये प्रॉफिट के लिए होती ही नहीं ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए हम प्रॉफिट वर्ड यूज़ नहीं करते, यहाँ पे हम बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब ये लोग बोल रहे हैं इन केस अगर आपका कोई बिजनेस ऐसा है, ट्रेडिंग कर रहे हो अगर आप, जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस आएगा उस ट्रेडिंग एक्टिविटी से, उसे उठा के आप यहाँ पे डाल दोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। बिल्कुल सही बात है, एनपीओ में हमारा बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इन केस अगर कोई हम इनकम कर रहे हैं ट्रेडिंग से, वो यहाँ पे आएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ट्रू है ये, आ जाओ, ये अपना हो गया ट्रू। ठीक है सर, गॉट इट। नेक्स्ट वाले पे आ जाओ। अब फिक्स चार्ज जनरली कवर्स ऑल द एसेट्स ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग फ्यूचर वन। ये बोल रहा है मॉर्गेज की बात कर रहे हैं। फिक्स चार्ज होता है एक, फिक्स चार्ज आपका होता है स्पेसिफिक एसेट्स पे। आपने कुछ मॉर्गेज करा, जब भी हम फिक्स चार्ज बोलते हैं वो पर्टिकुलर एसेट पे होता है, एक स्पेसिफिक एसेट। एक आपका होता है फ्लोटिंग चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज में क्या होता है, जितनी भी आपकी एसेट्स पड़ी हुई है कंपनी पे, सब पे आपका मॉर्गेज लग जाएगा। ठीक है, ऑल एसेट्स, सारी एसेट्स पे आपका चार्ज होगा। चार्ज बोल लो, मॉर्गेज बोल लो। ठीक है दोस्त, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ स्टेटमेंट में, अ फिक्स चार्ज जनरली कवर्स ऑल द एसेट्स ऑफ द कंपनी। ऑल द एसेट्स नहीं करता कवर, फ्लोटिंग चार्ज हमारा कवर करता है ऑल एसेट्स, फिक्स चार्ज खाली हमारा करता है स्पेसिफिक एसेट्स। तो ये फॉल्स है। ठीक है, इसे हम कर लेंगे रेड से हाईलाइट। एक बार चेक करते हैं ट्रू एंड फॉल्स अपने। देखो, जितने भी रेड वाले सारे के सारे अपने फॉल्स है। पहले चार तो फॉल्स हो रहे, चेक कर लेते हैं। हाईलाइटर पिक कर लेते हैं। ये देखो, पहला वाला फॉल्स है, सेकंड वाला भी फॉल्स है, थर्ड वाला भी फॉल्स है। लॉजिक सारे मैंने आपको वहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए थे। ठीक है, ये तीन अपने ट्रू है। आ जाओ, ये देखो ट्रू। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। इसके बाद वाला अपना फॉल्स है। ठीक है, इसके बाद वाला अपना सेकंड लास्ट अपना ट्रू है, और लास्ट वाला अपना फॉल्स है, रेड में है। बस, ठीक है सर, खत्म हो गया। अच्छे से हमने हर एक एमसीक्यू का लॉजिक समझ लिया। सेकंड वाले पे आ जाओ। इसका पहले हम कवर करेंगे बी वाला पार्ट, डिस्टिंग्विश, डिफरेंस बताओ गोइंग कंसर्न में एंड कॉस्ट कॉन्सेप्ट में। गोइंग कंसर्न का मतलब होता है बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर एवर, बस इतना ही है, कभी बंद नहीं होगा बिजनेस, हम एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब होता है रिकॉर्ड एसेट सेट हिस्टोरिकल वैल्यू। मान के चलो आपने एक मशीन खरीदी 2010 में, उसकी वैल्यू थी 10 लाख। ठीक है, आज भी ये 10 लाख की ही आएगी हमारी बुक्स में, डेप्रिसिएशन वगैरह माइनस करके जो भी इसकी वैल्यू होगी, लेकिन जो हम दिखाएंगे एसेट की एक्चुअल वैल्यू वो 10 लाख की होगी। ठीक है सर, ए वाले पे आ जाओ, डिस्कस लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है सर जी, देखो ये मैंने नोट्स खोल रखे, चैप्टर नंबर 1 के नोट्स है, ये भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। क्या लिमिटेशंस होती है समझते हैं। आपने देखा होगा जितनी परचेज होती है, सेल्स होती है, एसेट को हम बाय करते हैं, जो भी हम लाइबिलिटीज लेते हैं उसे हम रिकॉर्ड करते हैं, बिकॉज उसकी बात होती है पैसों में, है ना। जिस चीज़ को हम पैसों में मेजर कर सकते हैं उसको हम लिखते हैं, लेकिन जो आइटम हम पैसों में मेजर नहीं कर सकते उसको हम नहीं लिखते हैं। स्किल्स हो गई, क्वालिटी होगी किसी चीज़ की, उसे हम नहीं लिख सकते। रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गई, इन बातों को हम लिख ही नहीं सकते कभी भी, बस ये लिमिटेशन है इसकी। सेकंड ये हिस्टोरिकल इन नेचर, जो भी हमारी एसेट्स हो गई, लाइबिलिटीज़ हो गई, उसको हम लिखते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, आज की वैल्यू पे नहीं लिखते, वो भी उसकी लिमिटेशन है, हिस्टोरिकल इन नेचर। थर्ड ये प्राइस लेवल चेंज, जितना भी इन्फ्लेशन हो रहा है उसको हम फैक्टर इन नहीं करते हैं। ठीक है, इन्फ्लेशन की बात हम करते ही नहीं है। अब देखो, पर्सनल जजमेंट, आपने कोई डिप्रिसिएशन का मेथड चूज करा है वो आपकी मर्जी है, आपका जजमेंट है। आपने इन्वेंट्रीज का कोई मेथड लगाया, आपकी मर्जी है, आपका जजमेंट है, पर्सनल जजमेंट। लिमिटेशन है कॉन्फ्लिक्टिंग प्रिंसिपल्स, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं जो कि आपस में कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे आते हैं।
थर्ड वाले पे आ जाओ। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ महेश। ठीक है। चेक अमाउंटिंग ₹24,000 फ्रॉम शंकर इन फुल सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट फॉर ₹25,000। नहीं समझ में आया सर? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3, जनरल एंट्रीज। समझते हैं पहला वाला। एक चेक मिला है हमें, ठीक है। चेक कितने का है? 24,000 का। रिसीव फ्रॉम शंकर। ठीक है सर, लेकिन शंकर को देने थे 25,000 लिखा हुआ है। ये देखो 24,000 का चेक मिला, लेकिन शंकर को देने थे 25,000। इसका मतलब क्या हुआ? आइए, चेक कब मिलता है हमें? जब हमने सेल करी हो। सेल्स की एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। लेकिन पैसा हमें पहले मिला नहीं था, तभी हमने शंकर का अकाउंट क्रिएट करा हुआ है। एंट्री होती है शंकर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, पैसा आपको रिसीव नहीं हुआ था पहले। 25,000 की आपने सेल्स करी थी। ठीक है, शंकर का अकाउंट 25,000 से डेबिट हो रखा है। डेटर्स है हमारा ये, पैसे रिसीव करने हैं इससे। बस यहाँ पे हम पैसा रिसीव कर रहे हैं। एक्चुअल एंट्री जो कि क्वेश्चन हमसे मांग रहे हैं, वो बोल रहा है शंकर से हमने 24,000 का चेक लिया, सेटल कर दिया। एक्चुअल में लेने कितने थे इससे? 25,000। ठीक है, एंट्री क्या होगी? चेक मिला है हमें, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितने का चेक मिला है हमें? 24,000 का। बस लिख लो 24,000। ठीक है, शंकर के पैसे कितने थे? 25,000। इससे हमें इतना रिसीव करना था। 1,000 का हमने डिस्काउंट दिया। 25 रिसीव करने थे, लेकिन हमने खाली रिसीव करे 24। डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट अपना एक्सपेंस होता है, डेबिट होगा। ये इसकी एंट्री होगी। ठीक है, पहले वाली की। ओके सर, नेक्स्ट वाले पे आते हैं। सेकंड पे आ जाओ। देखो सेकंड वाले में विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज को हम बोलते हैं ड्राइंग्स। ठीक है, गुड्स निकाले, कितने के गुड्स निकाले? सेल प्राइस आपको दे रखा है, कोई भी मतलब नहीं है इसका। कॉस्ट से मतलब है, क्योंकि मेरा बिजनेस है यार, मैं सेल्स प्राइस क्यों लूंगा? मैं तो कॉस्ट को ही लूंगा ना, मेरा खुद का बिजनेस है। 6,000 का इसने सामान निकाला। ठीक है, स्टॉक निकाल लिया इसने। और 3,000 इसने पैसे निकाले हैं, कैश को विड्रॉ करा है। एंट्री क्या होगी इसकी? जब भी मैं अपने यूज़ के लिए पैसा निकालता हूँ, उसे हम बोलते हैं ड्राइंग्स। वो डेबिट होता है, ड्राइंग्स अकाउंट। 6,000 के भाई साहब ने गुड्स निकाले, इसे आप बोल दो स्टॉक या फिर परचेजेस। और 3,000 रुपये भाई साहब ने कैश निकाले। टोटल इसने 9,000 की ड्राइंग्स करी है। ठीक है, एंट्री क्या होगी? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। कितने का सामान निकाला है? 9,000 का, जिसमें से इसका परचेज जो है, स्टॉक जो है, वो 6,000 का है। बाकी इसने पैसा निकाला है, विड्रॉ करा है बिजनेस से 3,000 का। ये इसकी एंट्री हो गई। ठीक है सर। गुड्स कॉस्टिंग ₹3,000। सेल्स प्राइस दे रखी है, इग्नोर करो। डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसने बेसिकली एक्सपेंस करा है फ्री सैंपल्स अकाउंट डेबिट। इसने अपने सामान को बांटे हैं, ये इसका एक्सपेंस हो गया फ्री सैंपल्स, या फिर एडवर्टीजमेंट बोल लो आप। इसने ये एक्सपेंस करा है, डेबिट होगा, सामान को बांटा है इसने। बाहर क्या गया हमारा? स्टॉक या फिर परचेजेस। कितने का सामान बांटा है इसने? 3,000 का। बस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज, वेरी इजी। रिसीव्ड कमीशन ₹15,000, half of which does not relate to current year and is received in advance। आ जाओ।
कमीशन रिसीव हुई है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन, कितनी रिसीव हुई है? 15,000 की। लेकिन ये बोल रहा है इसमें से 1/2, हाफ, ठीक है, 50% ये नेक्स्ट ईयर की है। बस आ जाओ, 50% ऑफ कमीशन pertains टू नेक्स्ट ईयर। इसका मतलब ये हो गया 7,500, 15,000 का 50% इज लाइबिलिटी फॉर करेंट ईयर। अगले साल का पैसा है, आपको अभी रिसीव हो गया। इसे कैसे लिखेंगे हम? ये तो आपकी फर्स्ट एंट्री हो गई, इसमें एक और सेकंड एंट्री पास होगी, लाइबिलिटी क्रिएट करनी है हमें। ये देखो 15,000 में से 7,500 अगले साल की है, तो ये हमारी लाइबिलिटी हो गई इस साल की। कमीशन अकाउंट डेबिट 7,500, लाइबिलिटी आपको क्रिएट करनी पड़ेगी टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, 7,500, ये आपकी लाइबिलिटी है। ठीक है सर, पहले पैसा रिसीव करा, बाद में हमने लाइबिलिटी को क्रिएट कर लिया। इसका कलर चेंज कर लो, कन्फ्यूजन ना हो। बस नेक्स्ट पे आ जाओ। देखो, इनकम टैक्स लाइबिलिटी ऑफ प्रोपराइटर ₹18,500 वॉज पेड आउट ऑफ पेटी कैश। इसका मतलब क्या हुआ? ये आपकी एंट्री नंबर 5, इनकम टैक्स आपने पे करा प्रोपराइटर का, ये पर्सनल यूज का पैसा निकाल लिया। ये प्रोपराइटर का पर्सनल इनकम टैक्स हमने पे करा है। जब भी पर्सनल पैसा हम पे करते हैं, निकालते हैं, उसे हम बोलते हैं ड्राइंग्स, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू, पैसा आपका बाहर गया पेटी कैश, कितना था? 18,500। बस सिंपल, नेक्स्ट पे आ जाओ। परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम सनी ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 15,000, 15,000 MRP था, जिस पे हमें मिला 10% का ट्रेड डिस्काउंट, और 200 का हमें एक और डिस्काउंट मिला जल्दी पैसा पे करने का, क्विक पेमेंट। बस एंट्री पास करो। देखो, आपने परचेज करा, परचेज अकाउंट डेबिट, कितने की परचेज आपने करी है? 15,000 की, ठीक है। लेकिन आपको ट्रेड डिस्काउंट मिले, जब भी ट्रेड डिस्काउंट मिलता है हाथों हाथ माइनस कर लो MRP से, 15,000 माइनस 10%, ये आपकी होगी परचेज वैल्यू, ये आपका आएगा 13,500। सिंपल है। अब आप पे करोगे, आपने परचेज करा है, कितना पे करोगे? आपको डिस्काउंट मिल रहा है 200 रुपये का, यहाँ पे लिखा हुआ देखो 200 का कैश डिस्काउंट। अगर आप पैसा हाथों हाथ पे करोगे, आपको 200 का डिस्काउंट मिलेगा। बस बचा हुआ पैसा दे दो, 13,300, इतना ही है। एंट्रीज की ये है। चेक कर लेते सारी की सारी एंट्रीज को। आइए, ये देखो फर्स्ट वाली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड टू शंकर, ये रही फर्स्ट वाली एंट्री। ओके सर, बिल्कुल ठीक है। सेकंड वाली एंट्री, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज और स्टॉक 6,000, बाकी बचा हुआ पैसा कैश का निकाला है, ये भी देख लो। ये देखो, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज टू कैश, इसे आप स्टॉक भी बोल सकते हो, है ना। यहाँ पे परचेज वर्ड को यूज़ करा हुआ है। थर्ड वाली एंट्री, फ्री सैंपल्स स्लैश एडवर्टीजमेंट टू स्टॉक या फिर परचेज, इन लोगों ने यहाँ पे ये दो वर्ड यूज़ करे हुए हैं, ठीक है। फ्री सैंपल टू परचेज, ये देखो,
ठीक है सर, गॉट इट। फोर्थ वाले पे कमीशन मिली है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन, उसके बाद हमने आधा पैसा लाइबिलिटीज़ में डाल दिया। आजो, पहले कमीशन मिली हमें 15,000 की, उसके बाद हमने आधा पैसा 50% लाइबिलिटी क्रिएट कर दी नेक्स्ट ईयर का। ओके सर, आजो। इनकम टैक्स पर्सनल यूज़ के लिए पे करा, ड्राइंग्स हो गई, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश। देखो, ठीक है, लास्ट वाले पे आ जाओ। परचेज आपने करी है, ट्रेड डिस्काउंट को हम माइनस कर लेंगे। ठीक है, 15,000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट। परचेज आपकी हो गई 13,500 की। पैसा आपने कितना दिया? 200 का डिस्काउंट मिलने के बाद। डिस्काउंट रिसीव्ड, बस ये लो 13,500, 15,000 माइनस 10%, ट्रेड डिस्काउंट। सिंपल है, ये आपको डिस्काउंट मिला 200 का, खत्म। नेक्स्ट वाले पे आ जाओ। कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आपको क्लासीफाई करना है। देखो, क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इनटू कैपिटल और रेवेन्यू ट्रांजेक्शंस। कैपिटल क्या होता है? कुछ भी आप ऐसा एक्सपेंडिचर करो जिससे आपकी फ्यूचर इनकम बढ़ जाए, कैपिटल आइटम हो गई। लॉन्ग टर्म बेनिफिट आपको मिले, ये भी आपका हो गया कैपिटल आइटम। आपकी किसी एसेट को इंस्टॉल करने के लिए बहुत ज़रूरी है, टू ब्रिंग एसेट इनटू यूजेबल कंडीशन। अगर आप कोई ऐसा एक्सपेंस कर रहे हो वो भी कैपिटल का होगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो गया, फ्यूचर इनकम आपकी बढ़ने वाली है, या फिर किसी एसेट को आप उसके यूजेबल कंडीशन में ला रहे हो, ये आपके हो गए कैपिटल नेचर। ओके सर, आइए। लीगल फीस आपने पे करी पहले वाले केस में, एक्विजिशन ऑफ लैंड। देखो, ब्रिंगिंग एसेट इनटू यूजेबल कंडीशन। अगर आप लीगल फीस पे नहीं करोगे, लॉयर्स की फीस पे नहीं करोगे, आपके कागज़ नहीं आएंगे, तो आप लैंड को यूज़ कर ही नहीं सकते हो। ये आपका हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, पहला वाला। सेकंड वाले पे आते हैं, कंप्लीट रीपेंट ऑफ एग्जिस्टिंग बिल्डिंग। कोई फ्यूचर इनकम भी नहीं बढ़ रही है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट भी नहीं है, यूजेबल कंडीशन वाली बात भी नहीं है, ये तो एक रेगुलर आपकी वाइट वॉश हो रही है। रेगुलर एक्सपेंस है मेंटेनेंस का, रेगुलर एक्सपेंस। ये आपका हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, रीपेंटिंग कर रहे हो डिलीवरी वैन की, मेंटेनेंस का खर्चा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, देखो, प्रोवाइडिंग ड्रेनेज फॉर अ न्यू पीस ऑफ वाटर एक्सट्रैक्शन इक्विपमेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपने एक न्यू पीस को इंस्टॉल करा, अगर आप उसे इंस्टॉल नहीं करोगे, उसके बिना ये प्लांट काम कर ही नहीं पाएगा, इक्विपमेंट काम नहीं कर पाएगा। यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए आपको करना पड़ेगा। ठीक है, न्यू पीस लगाया, उसके बिना ये चल ही नहीं पाएगा सिस्टम अपना, इक्विपमेंट। बस कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। लास्ट वाले पे आ जाओ, कैरिज कॉस्ट, भाड़ा आपका ऑन रिप्लेसमेंट पार्ट। अगेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इससे आपकी कोई यूजेबल कंडीशन वाली बात भी नहीं है, आपको कोई फ्यूचर की इनकम भी नहीं बढ़ रही है, कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट ऐसा कुछ है नहीं। रेगुलर मेंटेनेंस है, रिप्लेसमेंट पार्ट है। अगर न्यू पार्ट होता, फर्स्ट टाइम लगता है ये पार्ट, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता। रिप्लेसमेंट हो रही है, मेंटेनेंस का खर्चा है। ये आपका हो गया दोस्त रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके खाली कितने थे? दो थे। फर्स्ट वाला और आपका ये वाला, चेक कर लेते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, बाकी सारे आपके हैं रेवेन्यू जो हमने करे हैं। लॉजिक सारे के सारे हमने समझ लिए। नेक्स्ट वाले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सब्सिडरी बुक्स बनानी है इसमें। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत ईजी है। सेल्स बुक हमें बनानी है, कुछ नहीं होता, जितनी भी सेल्स की एंट्री है उसे हम प्लस कर देंगे। बट यहाँ पे क्या होता है, सेल्स बुक में आप पास करोगे बस
उधार वाली एंट्रीज, अगर आपको पैसा मिल रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स की कोई एंट्री है, इसको आप रिकॉर्ड नहीं करोगे, ठीक है। बाकी सारी की सारी एंट्रीज, अगर पैसा उधार में आ रहा है, डेटर अकाउंट क्रिएट हो रहा है, तभी आप रिकॉर्ड करोगे। सेल्स वाली एंट्री को, कैश वाली एंट्रीज को आप रिकॉर्ड नहीं करोगे, ठीक है। बस इन शॉर्ट, उधार वाली एंट्रीज को आपको रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट एंट्रीज। आ जाओ, 5 जन की बात हो रही है। सोल्ड टू MS ABC 10 पीसीज ऑफ चेयर्स, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट आपको पता है माइनस करते हैं, इसे आप पास कर दोगे, ओके सर। सोल्ड टू MSPQR 25 पीसीज ऑफ टेबल्स, ईच लेस ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दोगे आप, ओके। अभी करेंगे हम। सोल्ड टू MSMTB 5 पीसीज ऑफ रिक्लाइनर चेयर्स, पेमेंट रिसीव्ड थ्रू चेक, पेमेंट आपको रिसीव हो गई, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। उधारी वाली बात है ही नहीं, इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बस यहाँ पे यही सीखना था, दिस एंट्री विल नॉट बी रिकॉर्डेड, बाकी दोनों को आप रिकॉर्ड करोगे। लास्ट वाली पे आ जाओ, सोल्ड टू MSLMN, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, पैसा मिल गया, चेक मिल गया, इसको भी हम रिकॉर्ड करेंगे, ये भी हमने उधार में माल बेचा है। इन तीनों एंट्रीज को आप रिकॉर्ड कर लो, कुछ ही नहीं है। सेल्स में से आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर लोगे। आइए देखो, सेल्स हो रही है, 10 चेयर हमने बेची 5,000 की, कितना हो गया अमाउंट, 50,000। इसमें से आप डिस्काउंट माइनस कर लो, ट्रेड डिस्काउंट 5% का, इतनी वैल्यू हो गई पहले वाले केस में, MSABC, ठीक है। देखो सेकंड वाले केस में 25 पीसेस आपने बेचे 2,000 के हिसाब से, 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, सिंपल। ये देखो 25 चेयर्स 2,000 के हिसाब से 50,000 हो गए आपके, ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर दो 10% का, बस सॉर्टेड। ये वाली एंट्री हमने पास नहीं करी है, ठीक है। सीधा हम पास करेंगे इसकी एंट्री, 50 पीसीज है 10,000 के हिसाब से, ठीक है। 5 लाख हो गए, ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 20% का, माइनस कर दो, ठीक है। ये सारी आपकी सेल्स की फिगर आ गई है, इनको प्लस कर देना, बहुत ही ईजी था ये तो। खाली जो आपकी कैश वाली एंट्री है उसको आप रिकॉर्ड नहीं करोगे, बाकी सबको ऐड कर लोगे, ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करते हैं, बस। नेक्स्ट पे आ जाओ, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। मिस्टर ललित वॉज अनेबल टू एग्री द ट्रायल बैलेंस लास्ट ईयर, वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी लास्ट ईयर की बात होती है, हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रीवियस ईयर की बात है, करेक्शन करेंगे पिछले साल का, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को ओपन करके। कैसे बनता है, क्या होता है, आपको दिखाऊंगा, ठीक है। जितना भी डिफरेंस आ रहा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया, ठीक है। ऑन वेरीफाइंग द ओल्ड बुक्स बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट नेक्स्ट ईयर, अगले साल आप देख रहे हो, ये बात जो हो रही है पिछले साल की हो रही है, ओके सर। द फॉलोइंग मिस्टेक्स वर फाउंड, आइए रेक्टिफिकेशन, देखते हैं। परचेज अकाउंट वॉज अंडर कास्ट, अंडर कास्ट का मतलब होता है, आजो, कास्ट का मतलब होता है टोटल, दो होते हैं अंडर एंड ओवर। अंडर का मतलब होता है लेस, ओवर का मतलब होता है याद। जब भी हम बोलते हैं अंडर कास्ट, इसका मतलब आपने टोटल कम करा हुआ है, लेस टोटल, ठीक है सर जी। फर्स्ट वाली एंट्री को पास करते हैं, परचेज अकाउंट को हमने कम दिखा रखा है 16,000 से, तो परचेज अकाउंट को आप दिखाओ फिर, परचेज अकाउंट डेबिट करो, एंट्री पास करो 16,000 की। देखो परचेज अकाउंट 16,000 से आपने कम दिखाया, हमने दिखा दिया, एंट्री पास कर दी, परचेज अकाउंट डेबिट टू, क्या भाई क्या करना है फिर। जब भी एंट्री पास करते
दो साइड होती है एंट्री की। परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट में कुछ लिखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं हमारे पास, हम लिखेंगे सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, इसका भी लॉजिक होता है, ट्रायल बैलेंस बनता है, आपको समझा नहीं रहा हूँ अभी, ये बेसिकली रिवीजन है, आरटीपी है, इतना ही समझो आप। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, बिकॉज क्रेडिट साइड की हमारे पास कोई एंट्री है नहीं। जब भी कोई एंट्री नहीं होती हम बनाते हैं सस्पेंस अकाउंट। काम की चीज़ को आप समझो। सेकंड वाले पे आ जाओ। सेल ऑफ गुड्स टू रश्मि फॉर ₹5,000 ओमिटेड, भूल गए रिकॉर्ड करना। ठीक है, सेल करिए उसको रिकॉर्ड करना भूल गए। वेरी इजी, सेल की एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, आपको पता है। बट यहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूँ पैसा नहीं आया रश्मि से। ठीक है, इंस्टेड ऑफ कैश आप यहाँ पे लिखोगे रश्मि, ये आपके हो गए डेटर्स। पैसा रिसीव करना है, कितने की सेल करिए, 5,000 की, 5,000 की सेल है। ठीक है, सेकेंड एंट्री भी पास हो गई है। थर्ड वाले में आ जाओ। रिसीट ऑफ कैश, पैसा मिला है अशोक से, वॉज पोस्टेड टू द अकाउंट ऑफ मिस्टर अनुभव। आइए, करेक्ट एंट्री। ठीक है, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री। ये वाली एंट्री आपको पास करनी है, ये मेरे समझाने का स्टाइल है। ठीक है, करेक्ट और रॉन्ग। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, सही वाली एंट्री, पैसा मिला अशोक से, लिखो कैश अकाउंट डेबिट टू अशोक। ये एंट्री पास करनी चाहिए थी हमें प्रैक्टिकली। कितना पैसा, 1,200। लेकिन हमने क्या एंट्री पास करी है अपनी बुक्स में, हमने किसी और का नाम लिख दिया इसकी जगह, कैश अकाउंट डेबिट टू अनुभव। ठीक है, ये गलत एंट्री है, रॉन्ग, ये हमने पास करी है। अब देखो, जो सही है उसे लिख दो, जो गलत है उसे हटा दो। सर मतलब, देखो सही क्या है, अशोक होना चाहिए था, ये हमने नहीं लिखा है, हमने अनुभव लिख दिया। जो पहली बात सही है उसे लिखो, अशोक का नाम लिखो टू में, जहाँ पे अशोक का नाम आना चाहिए टू में, टू अशोक लिख दिया आपने, वेरी गुड। जो गलत है उसे रिमूव करो। देखो अनुभव का नाम नहीं होना चाहिए था, क्रेडिट साइड में है, अगर इसे रिमूव करना है डेबिट करना पड़ेगा। क्रेडिट को रिमूव करने के लिए डेबिट करना पड़ता है, डेबिट को रिमूव करने के लिए क्रेडिट करना पड़ता है। इसको हटाओ, गलत है ये, इसे डेबिट कर दो, अब कैंसिल करो। अनुभव अकाउंट डेबिट टू अशोक अकाउंट 1,200। ठीक है, ये एंट्री है। सर दिखा दो एक बार, ये देखो, अनुभव अकाउंट डेबिट टू अशोक अकाउंट, यही पास करिए हमने। लॉजिक इसका ये पीछे का। ओके सर जी, पुरानी वाली एंट्रीज भी देख लो आप। परचेज अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये बाद में दिखाऊंगा आपको। ठीक है, अभी आप आओ फोर्थ वाली एंट्री पे। अमाउंट ऑफ 4,167 ऑफ सेल्स, गलती से पोस्ट कर दिया ऐसे 4,617। ठीक है, फोर्थ वाला, सबसे पहले हम लिखेंगे करेक्ट एंट्री, उसके बाद हम लिखेंगे रॉन्ग एंट्री, उसके बाद हम करेंगे एंट्री को सही, रेक्टिफिकेशन एंट्री। ये वाली एंट्री हमको रिक्वायर्ड है, ये वाली पास करनी है हमें बुक्स में। फर्स्ट तो खाली हमारे समझने के लिए, करेक्ट वाली और रॉन्ग वाली। कितने की सेल्स हमने करी है, 4,167, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये सही वाली एंट्री होनी चाहिए थी, 4,167। ठीक है, लेकिन हमने क्या एंट्री पास करी है, हमने सेल्स को लिख दिया 4,617, कैश अकाउंट डेबिट 4,167, लेकिन सेल्स को हमने लिखा है, कितना लिखा है सेल्स को हमने, 4,617। देखो सेल्स इतनी होनी चाहिए थी, लेकिन हमने लिखी है इतनी।
हमने सेल्स को ज़्यादा लिख दिया, 4617 माइनस 4167, इतना अमाउंट हमने सेल्स में ज़्यादा लिख दिया। माइनस 4167, 450 हमने एक्सेस सेल्स को रिकॉर्ड कर लिया। सेल्स का बैलेंस क्या है, क्रेडिट है, इसको रिमूव करो बस, 450 आपको रिमूव करनी है। एक्सेस है, डेबिट करो, सेल्स का बैलेंस होता है क्रेडिट, उसे रिमूव करना है, डेबिट करना पड़ेगा। सेल्स अकाउंट डेबिट, कितने से रिमूव करना पड़ेगा, 450, जो एक्सेस पैसा आ रखा है। अब अगेन सर, क्रेडिट साइड में तो कुछ है ही नहीं हमारे पास, क्या लिखेंगे, टू सस्पेंस, जब कुछ आप पे है ही नहीं लिखने के लिए, सस्पेंस अकाउंट लिखोगे, सिंपल सॉर्टेड। नेक्स्ट वाले पे आ जाओ, रिपेयर्स करे मशीनरी के, डेबिट कर दिया मशीन अकाउंट में, ये भी देख लो, रिपेयर्स करे आपने, करेक्ट एंट्री, रॉन्ग, रेक्टिफिकेशन। एग्जाम में आपको यही लिखनी है, ठीक है, रेक्टिफिकेशन वाली, ये आपको समझाने के लिए पहली दो जो मैं बॉक्स में डाल रहा हूँ, बस ये वाली एंट्री है, ठीक है, सिंपल। आइए, रिपेयर्स की एंट्री क्या होती है, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना अमाउंट है, 6100, ये आपका एक्सपेंस है रिपेयर अकाउंट, लेकिन इन लोगों ने क्या करा, मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर दिया, एसेट अकाउंट को डेबिट कर दिया, गलत है, रॉन्ग एंट्री है ये। ठीक कैसे करोगे, जो सही है उसे लिखो, सही क्या है यहाँ पे, यहाँ पे सही ये है, रिपेयर को डेबिट होना चाहिए था, तो लिखो भाई यहाँ पे रिपेयर अकाउंट डेबिट। और गलत क्या है यहाँ पे, गलत यहाँ पे मशीनरी, इसको यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, ये तो सही है, देखो इसको छेड़ना ही नहीं है, बिल्कुल सही है, हमने इसको लिखा नहीं था रिपेयर को, रिपेयर को आप लिखो, डेबिट में लिख दिया आपने, सही एंट्री है। जो गलत एंट्री है उसको रिमूव करो, मशीन यहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी, डेबिट है, कैसे रिमूव होगा, क्रेडिट करके, बस, टू मशीनरी, ये एंट्री पास होनी है इसकी, वेरी इजी, लॉजिक यही है, जो सही है उसे लिखो, जो गलत है उसे रिमूव कर दो। नेक्स्ट पे आ जाओ, सिक्स पे आ जाओ, अ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, परचेज करिए डेबिट से 3000 की, लेकिन इसे हमने रिकॉर्ड कर लिया एज अ सेल्स, ठीक है, परचेज को हमने सेल्स रिकॉर्ड कर लिया, ठीक करना है, परचेज की एंट्री है, करेक्ट वाली पास करेंगे, फिर हम पास करेंगे रॉन्ग वाली, उसके बाद हम पास करेंगे रेक्टिफिकेशन, ठीक है सर जी। लिखो, परचेज करिए हमने, किससे परचेज करिए, डेबिट से, परचेज अकाउंट डेबिट टू डेबिट 3000 की, लेकिन इसको हमने एज अ सेल्स रिकॉर्ड कर लिया। सेल्स की एंट्री क्या होती है दोस्त, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब जो सही वाली एंट्री है उसे लिखो, जो गलत वाली एंट्री है उसे रिमूव कर देना, ये पूरी की पूरी एंट्री ही गलत है। पहले क्या हो रहा था, एक पॉइंट गलत हो रहा था, खाली ये वाला पॉइंट गलत हो रहा था, इसे हम रिमूव कर रहे थे, यहाँ पे पूरी की पूरी एंट्री ही गलत है हमारी, ठीक है सर। सही वाली को पहले रिकॉर्ड कर लो, परचेज अकाउंट डेबिट टू सेल्स, परचेज अकाउंट डेबिट टू डेबिट 3000, ये सही वाली एंट्री है, पूरी की पूरी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, बिकॉज रॉन्ग वाली पूरी की पूरी ही रॉन्ग है, एक भी सही नहीं है उसमें, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, डेबिट जो अपना है, बेकार का डेबिट हो रखा है, उसे रिमूव करो, इसको हम करेंगे क्रेडिट, कैंसिल कर देंगे 3000 से, ठीक है, ओके सर। जो अपनी सेल्स है गलत हो रखी है, इससे भी रिमूव करो, क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट कर दो,
ठीक है, ओके सर, ये एंट्री पास हो गई अपनी। ओके, अब देखो सारी की सारी एंट्रीज हमने पास कर ली है। ओके सर जी, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी? इसने कहा था प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रिएट करो। इसका मतलब क्या होता है? जितनी भी आपकी आइटम्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की है, मान के चलो परचेज है या फिर सेल्स है, आपको डिस्काउंट मिल गया अगर, जो सी भी आइटम आपकी इस अकाउंट में आ रही है, ठीक है, डिस्काउंट रिसीव्ड, मान के चलो जहाँ पे सैलरी एक्सपेंस है, इस बार आप इसे परचेज नहीं लिखोगे, सैलरी भी नहीं लिखोगे, सेल्स भी नहीं लिखोगे, यू विल राइट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इन सब के नाम हो जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, बिकॉज आप पिछले साल की एडजस्टमेंट कर रहे हो। ठीक है, बस इतना ही है। देखो अब जहाँ भी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की आपको आइटम दिख रही है, पहले वाले केस में ये था परचेज अकाउंट, अब ये बन जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, बाद में लिख रहा हूँ समझाने के लिए आपको, पहले भी लिख सकता था मैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, बट आप कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे सेल्स है, ये भी हो जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट सेकंड वाले केस में। ठीक है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री यहाँ पे कुछ नहीं होगा, इसे हाईलाइट कर लेते हैं। देखो, ओके, थर्ड वाले केस में कोई एंट्री नहीं थी प्रॉफिट एंड लॉस की, कुछ नहीं होगा। फोर्थ वाले केस में देखो सेल्स अकाउंट है, यहाँ पे हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, इसे भी हाईलाइट कर लो। ठीक है, फिफ्थ वाले में आ जाओ, यहाँ पे रिपेयर अकाउंट है, रिपेयर अकाउंट भी आपका डेबिट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये भी आपका होगा पी एन एल एडजस्टमेंट अकाउंट। ओके सर जी, गॉट इट। सिक्स वाले पे आ जाओ, देखो परचेज अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट, ये दोनों के दोनों आपकी जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में। परचेज भी प्रॉफिट एंड लॉस में होती है, सेल्स भी प्रॉफिट एंड लॉस में होती है, इसकी एंट्री क्या होगी? कुछ नहीं है, कंबाइन करके लिख दो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। 3,000 था, क्लब कर दो 6,000 कर दो, बिकॉज एक ही अकाउंट हुआ ना प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, बिकॉज ये दोनों की दोनों आइटम प्रॉफिट एंड लॉस की है, पिछले साल की एडजस्टमेंट है। ये वाली लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर, इसकी वजह से हम कर रहे हैं। अगर ये लास्ट ईयर ना लिखा होता, इस साल का होता, हम ये सब ना करते, सिंपल एंट्रीज होती है हमारी। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डेविड, डेविड भी दो बार आ रहा है, 3,000 क्लब कर दो 6,000, ये इसकी एंट्री हुई, बस सिंपल एंड सॉर्टेड। ठीक है, चेक कर लेते हैं, आ जाओ फर्स्ट वाले पे आ जाओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। ये देखो, इससे मैंने आपको दिखाया नहीं था, सेकंड वाले पे आ जाओ, रश्मि अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, सिंपल, ये हम कवर कर चुके हैं। फोर्थ वाले पे आ जाओ, रेक्टिफिकेशन वाली एंट्री, अनुभव अकाउंट डेबिट, ये तो हो चुका है, सॉरी थर्ड वाली है। फोर्थ वाले पे आ जाओ, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, क्या एंट्री होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, फोर्थ वाली, प्रॉफिट एंड लॉस टू सस्पेंस। ठीक है, फिफ्थ वाली, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू मशीन था, रिपेयर हट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट टू मशीन। आ जाओ, ठीक है, सॉर्टेड है, लॉजिक है पूरा का पूरा। लास्ट वाली में आ जाओ, सिक्स वाली एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस टू डेविड, ये देखो सिंपल है, सॉर्टेड है। आ जाओ, ये सब कुछ हमने कर लिया। ओके सर, हमने बनाया था सस्पेंस अकाउंट, टोटल कर लो उसका। हमने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट,
इसका भी टोटल कर लो, जो भी बैलेंस होगा इसके खाते में डाल दो, ठीक है, जो मालिक है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, आ जाओ जी। सस्पेंस अकाउंट की एंट्रीज देख लो। सबसे पहले हमने देखा ये वाला फर्स्ट वाली एंट्री में 16,000 डाल दो, 16,000। एंट्री कौन सी है? क्रेडिट साइड की एंट्री है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। और कहीं पे लिखा है सस्पेंस अकाउंट, यहाँ पे लिखा हुआ है फोर्थ वाले में, ये भी क्रेडिट एंट्री है, इसे भी लिख दो 450 बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 450, ठीक है। और कहीं पे लिखा हुआ है सस्पेंस, चेक कर लो, इस पे हमने लिख लिया, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, इस अकाउंट को क्लोज कर दो। जितना भी ये बैलेंस है ये जाएगा आपका ललित के अकाउंट में, जो मालिक है। इसकी एंट्री क्या हुई दोस्त? सस्पेंस अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ललित अकाउंट 16450, ठीक है। साइड में लिख रहा हूँ, ये वाली एंट्री भी आप चेक कर लो, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ललित, यही है एंट्री। ओके सर, सस्पेंस अकाउंट भी खत्म। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट आ जाओ, ये देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है 16,000 से, डेबिट कर देंगे, कर दो। 16,000, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अकाउंट क्रेडिट हो रहा है इस बार 5,000 से, कर दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है, ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट फोर्थ वाली एंट्री में 450 से डेबिट हो रहा है, ये लिख दो। ठीक है, और कुछ है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, ये रहा फिफ्थ वाली एंट्री पे 6100, ठीक है, इसे भी लिख दो डेबिट साइड में। टू मशीनरी 6100, आ जाओ लास्ट वाली एंट्री पे आ जाओ, यहाँ पे भी ये डेबिट हो रहा है 6,000 से, लिख दो टू डेबिट 6,000। टोटल कर लो, जो बैलेंस आपका आएगा वो जाएगा ललित के कैपिटल अकाउंट में। 16,000 प्लस 450 प्लस 6100 प्लस 6,000, ये आपका हो गया 28,550, माइनस 5,000 23,550। इसकी एंट्री क्या होगी सर? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा है, इसकी एंट्री क्या होगी? टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, डेबिट में क्या होगा? ललित कैपिटल अकाउंट। ये अपनी एंट्री है, ये देखो, ठीक है। फॉर्मेट आपको ऐसा रखना है आईसीआई का, ठीक है, इस तरीके से आप पास करोगे। जो मेन वाली एंट्रीज है, ये खाली मैंने आपको समझाने के लिए करा है, ये सब आपको नहीं करना है, ठीक है। ये मत करना करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री, अगर करना भी है वर्किंग नोट में करो, मेन आंसर है मत करना, नीचे वर्किंग नोट बना के आप कर सकते हो।
लेकिन आंसर खाली यही है इनका, जो मैंने बॉक्स में डाल रखा, हाईलाइट कर रखा, बस ये वाला पैटर्न आपका मैच करना चाहिए ऐसे वाला। ठीक है सर, गॉट इट। नेक्स्ट पे आ जाओ। BRS, क्वेश्चन नंबर 5। अकॉर्डिंग टू कैश बुक ऑफ अरुण, देर वॉज अ बैलेंस ऑफ 8,90,000 इन हिज हैंड ऑन 30 जून 2025। ठीक है, और इन्वेस्टिगेशन यू फाइंड, ठीक है, ये सब बातें हुई है इन्वेस्टिगेशन में। यू आर रिक्वायर्ड टू मेक अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट इन कैश बुक। ठीक है, कैश बुक बनानी है हमें। सेकंड में, टू प्रिपेयर बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है, एक तो BRS बनेगा, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, दूसरा हम बनाएगी कैश बुक। आ जाओ, देखो BRS, यहाँ पे होता क्या, गलतियाँ होती है, एरर्स होते हैं। दो गलतियाँ होती है, एक आपका होता है टाइमिंग डिफरेंस, एक आपका होता है रिकॉर्डिंग एरर, रिकॉर्ड करना भूल गए। ये वाली गलतियाँ आपकी रिफ्लेक्ट करती है कैश बुक में। एंट्रीज मिस्ड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ठीक है सर, ये आपकी टाइमिंग डिफरेंस वाली होती है। ये आपके आती है BRS पे, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। एग्जाम्पल, चेक इशूड, चेक आपने किसी को दिया बट नॉट प्रेजेंटेड, एक्चुअल में पैसे नहीं कटे। दूसरा ये होता है, चेक आपने जमा करवा दिया लेकिन पैसे जमा नहीं हुए बैंक में। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या हुए, आपको डिविडेंड रिसीव हो गया लेकिन आप रिकॉर्ड करना भूल गए अपनी वाली बुक पे, डिविडेंड आपको रिसीव हुआ, आपने रिकॉर्ड ही नहीं करा कैश बुक में, नो एंट्री। आपका इंश्योरेंस का पैसा कट गया, ऑटो डेबिट हो गया, आपकी एंट्री पास ही नहीं हुई कैश बुक के अंदर, आपकी EMIs कट गई, आपने एंट्री पास ही नहीं करी, आपको पता ही नहीं है। ठीक है, आपका कोई इंटरेस्ट कट गया, आपने उसकी एंट्री पास ही नहीं करी, आपको पता ही नहीं है। आपको पॉलिसी का पैसा आ गया, आपने एंट्री पास ही नहीं करी, आपको पता ही नहीं है। जितनी भी गलतियां हैं जो आपने करी है अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करी है, उसे हम बोलते हैं रिकॉर्डिंग एरर। बाकी जो भी अपनी टाइमिंग डिफरेंस है वो आती है BRS में। ठीक है, आ जाओ, सबसे पहले हम बनाएगी कैश बुक। जो भी गलती हमारी है कैश बुक वाली उसे ठीक करो। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना बैलेंस है कैश बुक का, 8,90,000। डेबिट बैलेंस आएगा बिकॉज एसेट है अपनी। आ जाओ, सबसे पहले हम देखेंगे जो ऐसी गलती है जो हमने रिकॉर्ड नहीं करी है, उसे हम रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक वाली। ये देखो, रिकॉर्ड नहीं करी हमने, रिकॉर्ड नहीं करी हमने, रिकॉर्ड नहीं करी, ये सारी की सारी हमने रिकॉर्ड नहीं करी है, इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। और ये आपको दिख रहा है टाइमिंग डिफरेंस वाली एंट्रीज, चेक्स हो गए, चेक्स हो गए, है ना, इशूड, पेड इनटू बैंक, ये एंट्रीज आपकी है टाइमिंग डिफरेंस, ये आपकी BRS में जाएगी। और ये वाली एंट्रीज आपकी जाएगी सारी की सारी कैश बुक में। ओके सर, लॉजिक आपको समझ में आ गया पूरा का पूरा। लॉजिक इसका ये था, ऊपर वाला रिकॉर्डिंग एरर जितने भी है हमारे जाएगी कैश बुक में। देखो ऑप्शन होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कैश बुक बनाओ, अदरवाइज इन दोनों को, टाइमिंग हो गए, रिकॉर्डिंग एरर हो गए, इनको आप BRS में भी डाल सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। डिविडेंड आपको मिला 8,000 का, और रेंट आपको मिला 1,20,000 का। ठीक है, पासबुक में तो एंटर हो गया ही लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। आइए, डिविडेंड आपको मिला है 8,000 का, जितना भी पैसा आता है डेबिट पर आता है इनफ्लो,
जितना पैसा जाता है वो क्रेडिट में आता है, ये पता ही होगा आपको। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रेंट का पैसा भी आया 120 का, यहाँ पे लिख लो। आगे बढ़ते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम पे करें 5,400 का, ऑटो डेबिट है, आपने रिकॉर्ड नहीं करा, पेमेंट हुई है। बाय इंश्योरेंस पैसा बाहर गया, कितना गया 5,400। द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक, क्रेडिट साइड की बात कर रहे हैं, हैज़ बिन अंडर कास्ट, कम दिखा रखा है, लेस टोटल। क्रेडिट साइड बढ़ा दो 1,000 से बस, बाय अंडर कास्ट 1,000। ओके सिंपल। नेक्स्ट वाले पे आ जाओ। बैंक चार्जेस 300 रुपये आपने नहीं दिखा रखे, पैसा बाहर जा रहा है, बैंक चार्जेस, ठीक है। बिल्स पेबल ऑफ ₹40,000 हैड बिन पेड बाय द बैंक, बैंक ने ये पैसा दे दिया लेकिन आपने रिकॉर्ड नहीं करे। ओके, बाय बिल्स पेबल 40,000। आगे बढ़ते। एंड बिल रिसीवेबल, जो पैसा आपको रिसीव करना था 12,000 का, हैड बिन डिस्काउंटेड विद द बैंक एट अ कॉस्ट ऑफ ₹200। इसका मतलब क्या हुआ, 12,000 आपको रिसीव करना था लेकिन डिस्काउंट दिया है इस पर, तो इतना पैसा आपको रिसीव हुआ है। इसको भी आप रिसीव कर लो। टू बिल रिसीवेबल कितना पैसा, इतना 11,800, 12,000 माइनस ₹200 का डिस्काउंट, ठीक है। टोटल कर लो, खत्म हो गया अपना। प्लस 120, ये साइड आपकी हो गई है 1029, ठीक है। इससे करो माइनस ये सब, 5,400 माइनस 1,000, 300 माइनस 40,000, आपका बैलेंस आ जाएगा। बैलेंस कैरिड डाउन 983,100, ठीक है। ये आपका हो गया ओपनिंग बैलेंस। ओके दोस्त, ठीक है। कैश बुक अपनी कंप्लीट हो गई, क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट थी पहली वाली हमने वो कंप्लीट कर ली, ये हमारी बन चुकी है। अब हम बनाएंगे BRS, ठीक है। आ जाओ। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 30 जून 2025, ठीक है। डेट अपनी दे रखी है। ओके सर जी, बस आपके पास है कैश बैलेंस, ये वाला आप यूज़ करोगे, करेक्टेड बैलेंस, ठीक है। बैलेंस एज पर कैश बुक, इतना बैलेंस आपके पास है कैश का। आपको जाना कहाँ पे, पासबुक पे, आपको डिराइव करना है बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। देखो, ये आपकी कैश बुक हो गई जो कंपनी मेंटेन करती है, ये आपकी है पासबुक जो कि बैंक मेंटेन करता है। आपको कैश बुक का बैलेंस यहाँ पे डिराइव करना है, रिकनसाइल करना है, पहुँचना है यहाँ तक, ठीक है। आ जाओ। चेक अमाउंटिंग टू ₹1,20,000 इशूड टू क्रेडिटर्स, इतने का हमने चेक दिया है क्रेडिटर्स को, पेमेंट करी है, लेकिन एक्चुअल में पैसा नहीं कटा है बैंक से। ओके सर, आ जाओ। देखो, फर्स्ट वाली एंट्री हमने 1,20,000 की पेमेंट कर दी है, ठीक है। लेकिन पासबुक में ये पैसा कटा ही नहीं है, बैंक से ये पैसा नहीं कटा। बैंक से अगर ये पैसा नहीं कटा तो पासबुक में रिफ्लेक्ट ही नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, हमने एंट्री पास कर दी माइनस की, अपनी कैश बुक में हमने पेमेंट करी है, हमने यहाँ पे दिखा दिया -120, लेकिन बैंक में पैसा कटा ही नहीं है, तो पासबुक में दिखा रहा है अभी भी +120।
वहाँ पैसा कटा ही नहीं है ना भाई साहब, वहाँ पे वैसे का वैसा ही है बैलेंस। तो हमें कैश बुक से कहाँ पे पहुँचना है, पासबुक में हमें प्लस करना पड़ेगा। हमने माइनस कर दिया लेकिन पासबुक में माइनस हुआ ही नहीं है, उसे रिवर्स करो एंट्री को, इसको हम रिवर्स कर देंगे बस। सेकंड वाले पे आ जाओ। चेक था एक, हमने पे करा, हमने जमा कर दिया पैसा। कितना जमा करा, 2,21,000, आउट ऑफ विच चेक अमाउंटिंग टू रुपीज़ 1,10,000 ओनली कलेक्टेड बाय बैंक। इसका मतलब क्या हुआ, देखो हमने चेक एक जमा करवाया बैंक में, कितने का जमा करवाया, 221, लेकिन क्लियर कितने का हुआ, बैंक में पैसा जमा कितना हुआ, 1,10,000। जो बचा हुआ पैसा है 1,11,000, ये आपका एक्चुअल में अभी जमा नहीं हुआ बैंक में। सो ये वाला अमाउंट आपने दिखा रखा होगा प्लस में, लेकिन बैंक में जमा हुआ ही नहीं पैसा। रिवर्स करो इस एंट्री को, बिकॉज हमें पहुंचना कहाँ पे है, पासबुक में। तो पासबुक में ये एंट्री पास ही नहीं हुई है, आपने प्लस करके लिख दी है वाली एंट्री 1,11,000, लेकिन बैंक में ये पैसा प्रैक्टिकली अभी जमा नहीं हुआ है। ठीक है, खाली इतना पैसा ही जमा हुआ है, इसको हमने माइनस कर लिया। तो ये वाला पैसा जो कि आपने अपनी बुक में प्लस कर रखा है कैश बुक में, बैंक में वो पैसा रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, रिवर्स कर दो। ठीक है, सिंपल है, सॉर्टेड है। आपको पासबुक का ध्यान रखना है, आपने यहाँ पे माइनस कर दिया लेकिन पासबुक में माइनस हुआ ही नहीं है, एंट्री रिवर्स कर दो। आपने यहाँ पे दिखाया मैंने पैसा जमा करवा दिया 1,11,000, लेकिन एक्चुअल में वो पैसा जमा हुआ ही नहीं है, माइनस कर दो, रिवर्स कर दो एंट्री को। आ जाओ, पहली वाली एंट्री फर्स्ट वाली प्लस कर दो 1,20,000, सेकेंड वाली एंट्री में माइनस करो आप 1,11,000, बस इसे कैलकुलेट कर लेते, 983,100 प्लस 120 माइनस 11, 1,11,000 को माइनस कर दो, ये आपका आ रहा है। ठीक है, फाइनल बैलेंस। ओके सर जी, आ जाओ नेक्स्ट वाले पे है। ये तो हमने बना लिए थे पुराने वाले क्वेश्चन का, सस्पेंस अकाउंट वगैरह। ये देखो कैश बुक, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आता है, बाकी जितनी भी एडजस्टमेंट हमने कर ली थी क्लोजिंग बैलेंस। ये देखो क्लोजिंग बैलेंस ये अपना आया था। ओके सर, सही है, ये तो मैच हो गया, कैश बुक तो हमारी हो गई। ओके सर जी, नेक्स्ट पे आ जाओ, BRS पे। ये वाला बैलेंस यहाँ पे उठा के डाला, बताया था मैंने आपको, कैश बुक का एडजस्टेड बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, ये आपने ऐड करा, ये आपने माइनस करा, लॉजिक हमने समझ लिए थे। फाइनल बैलेंस आपका ये वाला आ गया 992,100, और यहाँ पे भी आपका बैलेंस जो था 992,100 कंप्लीट हो गया। देखो अपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक कंप्लीट हो गए। आगे वाले क्वेश्चंस जो है नेक्स्ट वाली वीडियोस में कवर होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियोस आती रहेगी। बाकी नोट्स जो है टेलीग्राम में आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।